हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स जुलाई से लेके नवंबर तक की। इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें हमने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करने की, और आपका ये 3rd लेक्चर है जुलाई से लेके नवंबर तक की गवर्नमेंट स्कीम्स का। तो जिसने भी अभी तक O2IS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग PDF चाहिए तो आपको ऐप पर ही मिलेगी। बाकी ये जो हम लेक्चर्स दे रहे हैं, जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है उसको बता देते हैं कि जो भी ये लेक्चर्स आ रहे हैं वो NT की सारथी सीरीज़ के कंटिन्यूटी में आ रहे हैं। आपकी नायब तहसीलदार की तैयारी करवाने के लिए हमने एक सारथी सीरीज शुरू करी है जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम पहली न्यूज़। आपकी पहली न्यूज़ है, विच स्कूल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैव बीन ओपन्ड टू गर्ल्स। देखो, जो आपके सैनिक स्कूल्स हैं ना, पहले उनमें सिर्फ बॉयज़ की ही एडमिशन होती थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो सैनिक स्कूल्स हैं उनको गर्ल्स के लिए भी ओपन कर दिया है। अब से कुछ 2.5 साल पहले ये जो स्कूल्स हैं, सबसे पहले मिजोरम ने गर्ल्स के लिए ओपन करे, लेकिन अब ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो सैनिक स्कूल्स हैं वो गर्ल्स के लिए ओपन कर दिए हैं। सबसे पहली बात तो सैनिक स्कूल्स होते क्या हैं। देखो, सैनिक स्कूल्स ऐसे स्कूल्स हैं जिसके अंदर बच्चे एडमिशन्स लेते हैं और इस स्कूल्स के अंदर जो स्कूल्स हैं बच्चों को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जा सकें। ठीक है, टोटल हमारे इंडिया के अंदर 33 सैनिक स्कूल्स हैं जो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो सैनिक स्कूल्स हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं ये आपने ध्यान रखना है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। सबसे पहले जो सैनिक स्कूल्स हैं 1961 में शुरू करे गए थे VK कृष्ण मेनन जी के द्वारा। ठीक है, ये उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने ये मतलब आइडिया दिया था कि भाई हमें सैनिक स्कूल्स भी शुरू करने चाहिए ताकि हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जो बच्चे आ रहे हैं तो एक तरह से हम स्कूल्स में ही उनको डिसिप्लिन होना सिखा रहे हैं एक तरह। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इंडिगो को लॉन्च किया है। देखो, इंडिगो एक ऐसी चिप है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर जो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके भी अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने एक चिप लॉन्च करी है जिसका नाम है इंडिगो। अब ये चिप है क्या? देखो, आपको पता होगा कि जो DNA की चिप्स होती हैं उसके अंदर हम जर्म प्लाज्म जो होता है उसको कंजर्व करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्पीशीज इंडेंजर कैटेगरी में है या फिर एक्सटिंक्ट होने वाली है तो उसकी जो जर्म प्लाज्म है, एक तरह से उसका जो DNA है, उसको हम कंजर्व करके रख लेते हैं इन फॉर्म ऑफ चिप्स। तो ये जो इंडिगो चिप्स है ये ऐसी चिप्स है जिसके अंदर हमारे इंडिया के अंदर जो इंडियन ब्रीड्स हैं उन सब के जर्म प्लाज्म को स्टोर करके रखा जा रहा है। तो इंडिगो जो है वो क्या है, एक तरह की चिप है जिसके अंदर हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी इंडिजिनस काउज हैं, इंडिजिनस कैटल्स हैं, उनकी कंजर्वेशन के लिए ये चिप बनाई गई है और इनके अंदर उनका जो जर्म प्लाज्म है वो एक तरह से स्टोर किया गया है। तो जो इंडिगो चिप है ये प्योरली इंडिजिनस है, दैट मीन्स हमारी कंट्री ने बनाई है प्योरली, कोई बाहर से टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं यूज की है। देन इज ये जो चिप बनाई है इंडिया की फार्मर को, इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम डबल करने के लिए ये एक तरह से इनिशिएटिव है। देन इज ये जो मिशन है हमारा वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के साथ भी इंटीग्रेट कर रहा है। जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसके अंदर भी वो 2014 में लॉन्च किया था, उसके अंदर भी हमने हमारी जो इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स हैं उनको कंजर्व करने की बात करी थी। उनके लिए अलग घर बनाए जाएंगे जैसे कि गौशाला हो गया, और उसके अंदर जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड है उनको डेवलप किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा, और उनकी जो ब्रीडिंग पर्पसेस हैं, ब्रीडिंग वगैरह है वो भी यहाँ पर करवाई जाएगी ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूस हो सके। देखो, हम ऐसे कर लेते हैं, जो कैटल होती है ना उसके अंदर जो बिल्कुल ही परफेक्ट मेल होता है और जो परफेक्ट फीमेल होती है जिसकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जिस फीमेल की मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है उनको ब्रीड करवा देते हैं ताकि आगे जो प्रोजेनी आए वो उस हिसाब से आए कि जो भी मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। और एक तरह से ये जो मिल्क प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो ये फार्मर की इनकम को डबल कर पाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जितनी भी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उनके लिए ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया गया था। अब कौन सी मिनिस्ट्री ने इंडिगो को रिलीज किया है? देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। इस इंस्टीट्यूट ने एक चिप बनाई है जिसका नाम है इंडिगो।
ये एक ऐसी चिप है जो कि डीएनए चिप है। डीएनए चिप का मतलब ये होता है कि इस चिप के अंदर मैं किसी का भी डीएनए को कंजर्व करके रख सकती हूँ, किसी का भी जो जर्म प्लाज्म है उसको कंजर्व करके रख सकती हूँ। अब हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, जितनी भी हमारी इंडिजिनस काउज हैं, उनके जर्म प्लाज्म को कंजर्व करने के लिए ये चिप बनाई गई है, जिसके अंदर इनके जो जर्म प्लाज्म है वो स्टोर किए जाएंगे, ताकि ये जो हमारी इंडियन ब्रीड्स हैं वो एक तरह से एक्सटिंक्ट ना हो जाए, है ना। और दूसरी बात, ये जो आपका इंडिगो लॉन्च किया है, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के इंटीग्रिटी में लॉन्च किया है। इसका मतलब ये है जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है वो भी हमारी इंडिजिनस काऊ को सेव करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। 2014 में ये लॉन्च हुआ था और हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड्स है, गिर, साहिवाल, राठी, देओनी, है ना, इन सब की कंजर्वेशन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया गया था। इसके अंदर अलग अलग चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है कैटल को कंजर्व करने के लिए। जैसे कि कोई ऐसी फीमेल है, कोई ऐसी काऊ है जो कि आपकी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी हमने मेटिंग ऐसे मेल से करवानी है ताकि उनके जो प्रोजेनी आगे प्रोड्यूस हो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर पाए। और जितना ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट होगा और उनकी फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल करने का जो हमारा मकसद था वो अचीव हो जाएगा। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन इसलिए चलाया गया था। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो इंडिगो है ये एक ऐसी चिप है, जीनोमिक चिप है, जो कि कैटल कंजर्वेशन के लिए बनाई गई है। वो भी हमारे इंडिया की जो इंडिजिनस कैटल है उसकी कंजर्वेशन के लिए बनाई गई है। किसने बनाई है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि कौन सी मिनिस्ट्री ने सुजलम कैंपेन को लॉन्च किया है। पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको लॉन्च किया है। अब सुजलम कैंपेन है क्या? देखो, ये एक 100 डेज कैंपेन है, 100 दिन की कैंपेन है, जिसके अंदर हम बहुत सारी सोक पिट्स बनाएंगे। सोक पिट्स क्यों बनाएंगे? जैसे आपको पता होगा कि जितना भी सीवरेज वगैरह है, ठीक है, उसका जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वगैरह होता है एक तरह से, तो उसके ट्रीटमेंट के दौरान हम ऐसी पिट्स वगैरह बनाते हैं ताकि जो भी बचा कुचा मटेरियल है जो बायोडिग्रेडेबल है वो हम उस सोक पिट्स के अंदर डाल दें और एक तरह से जो वेस्ट वाटर है वो दोबारा से रिसाइकल हो सके। देन इज ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया था? 25 अगस्त को पिछले साल 2021 में लॉन्च किया था। 100 दिन की ये कैंपेन है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का पार्ट है ये। आज़ादी के अमृत महोत्सव मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि हमारा जो 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, जो कि इस साल मनाया जाएगा, 15 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा, और उससे पहले जो 75 वीक्स हैं तब से हमारे ये जो आज़ादी के अमृत महोत्सव है ये शुरू हुआ है। देन इज ये जो कैंपेन है ये वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए है एक तरह से, क्योंकि जो सोक पिट्स हैं उसके अंदर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाल रहे हैं। जो भी कहाँ से निकला है, जितना भी वेस्ट वाटर है उसमें से जो वेस्ट निकला है वो हम सोक पिट्स में डाल रहे हैं। अब ये जो कैंपेन है ये एक तरह से स्कीम के अंडर ही लॉन्च हुई थी। कौन सी स्कीम है? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हमने ये बोला था कि हम अपनी कंट्री को स्वच्छ बनाएंगे, उसके लिए हमने अलग अलग चीज़ें शुरू की थी। अब जैसे इस कैंपेन से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, दैट इज ODF। ODF क्या होता है? ओपन डिफिकेशन फ्री एरिया, ठीक है। अब इस कैंपेन के अंदर ताकि बहुत ज़्यादा टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए जिसके अंदर जो लोग हैं उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू किया, जिसकी वजह से जो ओपन डिफिकेशन है वो बहुत कम हुई है। आपको पता है कि ओपन डिफिकेशन होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से सोर्स बन जाता है माइक्रोब्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए। तो यहाँ से जितनी भी डिजीज़ हैं आपकी ट्रांसमिट होती है। तो उसकी वजह से उस चीज़ से हटने के लिए ये टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए थे। और हर एक विलेज को ODF का अब टैग दिया जाता है। जो भी विलेज या जो भी एरिया ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया है, सबसे पहले उसको टैग दिया जाता था ODF। दैट मीन्स अब इसके अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो ओपन में डिफिकेट कर रहा है। अब इसको आगे से आगे लेके जाया गया कैंपेन को, और उसमें हम अलग अलग टैग्स देने लगे, जैसे कि ODF+ एंड ODF2+, ठीक है। अब ODF+ के अंदर हमने वो टैग उन विलेजेस को दिया या फिर उन एरियाज को दिया जो कि पहली बात तो ओपन में डिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात उनके एरिया में जितने भी टॉयलेट्स बनाए गए हैं वो सारे फंक्शनल हैं, ठीक है। टॉयलेट्स बनाए तो जाते हैं लेकिन कई बार उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कई बार वो फंक्शनल नहीं होते। तो ODF+ टैग उनको दिया गया जो कि ओपन में डिफिकेशन नहीं कर रहे हैं और उनके एरिया में जितने भी टॉयलेट्स हैं वो क्या हैं? फंक्शनल हैं।
और ODF प्लस प्लस का जो 2 प्लस का जो टैग है वो उन एरियाज को दिया गया है, पहली बात तो ओपन में डिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात उनके जो टॉयलेट्स हैं वो सारे फंक्शनल हैं, और तीसरी बात उन टॉयलेट्स के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी भी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हो रही है। ठीक है, उन एरियाज एक तरह से उनको ODF 2 प्लस का क्या दिया गया, टैग दिया गया। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर रिसाइकलिंग ऑफ वाटर में भी 3 टाइप के वाटर्स होते हैं। तो हमारा जो सुजलम कैंपेन है वो ग्रे वाटर के लिए बनाया गया है। एक बार देख लेते हैं हम कि ग्रे वाटर होता क्या है। देखो आपके 3 तरह के वाटर होते हैं। ठीक है, जो भी आपका वाटर यूज हो चुका है एक तरह से, वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है क्लीन वाटर। क्लीन वाटर के अंदर हम वो सारा वाटर कंसीडर करेंगे जो कि बारिश के थ्रू आ रहा है ना, रेन वाटर हो गया, सिटी वाटर हो गया, ठीक है, प्यूरिफाइड वाटर हो गया, स्प्रिंग्स और वेल्स के अंदर ये पानी बिल्कुल साफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ जो वाटर है आपका ग्रे वाटर। ये ऐसा वाटर है जिसके अंदर कोई भी टॉक्सिक केमिकल नहीं है, लेकिन ये पानी यूज हो चुका है। जैसे आपके जो किचन के अंदर पानी निकलता है वो एक तरह से उनके अंदर बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं होते, या फिर आप बोल लो कि बहुत कम केमिकल्स होते हैं, है ना, तो वो पानी यूज भी हो चुका है और उसके अंदर कम पानी है, तो ऐसे वाटर को हम ग्रे वाटर कंसीडर करेंगे। तीसरा टाइप ऑफ जो वाटर होता है दैट इज ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर के अंदर आपके बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। ये वो आपका यूज्ड वाटर होता है जो आपके जैसे कपड़े धोने में से निकलता है, और जितना भी आपके ड्रेनेज के अंदर बाकी का पानी होता है किचन के अलावा, वो हम ब्लैक वाटर में कंसीडर करते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। तो आई होप आपको सुजलम कैंपेन समझ में आ गई होगी। वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है। 100 दिन की कैंपेन है। इसके अंदर बहुत सारे सोक पिट्स बनाए जाएंगे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्वीप वर्कशॉप्स कौन ऑर्गेनाइज करता है। देखो जो स्वीप है, सबसे पहली बात उसका मतलब है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो ये जो वर्कशॉप्स है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज करी है। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस वर्कशॉप को, मतलब टाइम टू टाइम, जैसे 2021 में भी इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया था, इसलिए मैं आपको इस न्यूज़ को पढ़ा रही हूँ। अदरवाइज ये जो स्वीप वर्कशॉप है वो 2009 से शुरू हुई थी। ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो वोटर के एजुकेशन के लिए ये प्रोवाइड करती है। मतलब ये ऐसी वर्कशॉप है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करती है ताकि हर एक जो सिटीजन है उसको पता होना चाहिए कि हमारा जो वोटिंग राइट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट राइट होता है। कई लोग जैसे वोट डालने नहीं जाते हैं क्योंकि उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं आती है, लेकिन चाहे आपको ना भी पसंद आए लेकिन आपने वोट करने जरूर जाना है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे कंट्री के अंदर हर एक सिटीजन की क्या राय है। चाहे आप नोटा कोई वोट डाल के आओ, लेकिन आपको अपना जो वोटिंग राइट है वो अवेल करना चाहिए। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो वोटर्स की अवेयरनेस के लिए कि वो अपना जो राइट है उसको एक तरह से अच्छी तरह यूज कर सकें, तो उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो स्वीप वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो है क्या। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दैट मीन्स इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। अब हमारी कंट्री के अंदर जो भी लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा कोई भी इनके रिगार्डिंग कोई भी इलेक्शंस होती है तो उस सब चीजों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखती है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में मेंशन किया गया है, और पार्ट 15 के अंदर आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 आर्टिकल के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन किया गया है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कब बना था, 25 जनवरी 1950 को ये एस्टैब्लिश हुआ था। ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है कि स्वीप वर्कशॉप है क्या और कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शून्य प्रोग्राम की। देखो जो शून्य प्रोग्राम है वो है क्या। शून्य कैंपेन एक ऐसी कैंपेन है जो नीति आयोग ने RMI के साथ मिलकर लॉन्च करी है। RMI क्या है, ये आपकी रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है। ये एक यूनाइटेड स्टेट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलकर नीति आयोग ने शून्य प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अब शून्य प्रोग्राम है क्या, देखो आपके अलग अलग टाइप के व्हीकल्स होते हैं, जैसे आधे पेट्रोल पे चलते हैं, डीजल पे चलते हैं, कई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। जो पेट्रोल और डीजल पे चलते हैं, पेट्रोल वाले तो बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन करते हैं, साइड बाय साइड जो गैसेज हैं उनको एमिट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो
वो बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पहचानने के लिए एक ब्रांड दिया जाएगा या फिर एक नाम दिया जाएगा उन व्हीकल्स को कि ये शून्य प्रोग्राम के अंदर, या फिर ये जो व्हीकल है वो शून्य मतलब कि जीरो पोल्यूशन करता है। तो एक तरह से ये एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा या उनके व्हीकल्स के ऊपर ये टैग लगाया जाएगा कि ये जो व्हीकल है ये कोई भी पोल्यूशन कॉज नहीं करता है। ठीक है, तो ये किस लिए किया गया? ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीद सकें, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट हो सकें एज कम्पेयर टू जो पेट्रोल और डीजल है, उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट भी सेव रहेगा। इसके अंदर एक और चीज़ है इस शून्य प्रोग्राम के अंदर, दैट इज़ ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म। इस ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बताया है कि वो कितने किलोमीटर्स चलता है या वो कितनी एवरेज देता है, कितनी कार्बन सेविंग्स करता है, कि कोई पोल्यूशन करता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक तरह से प्रोवाइड करी हुई है इंफॉर्मेशन, ताकि अगर किसी पर्सन ने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना भी हो तो एक बार वो वहाँ पर जाकर चेक कर ले कि हाँ ये कितनी कार्बन कम एमिट करता है, देन इज कितने ज़्यादा किलोमीटर्स चलता है, तो ये इन सारी चीज़ों को एक तरह से चेक कर लें। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स के लिए है, जो नीति आयोग और RMI ने मिलकर लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रिपेयर्ड प्लान कॉल्ड नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन। अब एक एक्शन प्लान लॉन्च किया है जो कि किस चीज से रिलेटेड है? रेबीज को एलिमिनेट करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। वो किसने लॉन्च किया है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स के अंदर अगर एक वायरस होता है जिसका नाम होता है लीजा वायरस। लीजा वायरस एक ऐसी जीनस है जिसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज आती हैं, वो हर एक स्पीशीज जो है वो रेबीज कर सकती हैं। अब अगर ये लीजा वायरस किसी एनिमल के अंदर चला जाए, ठीक है, तो उस एनिमल को रेबीज हो जाता है। जैसे कि अगर ये डॉग के अंदर चला जाए तो उस डॉग को रेबीज हो जाएगा। अब वो डॉग बहुत अजीब सी तरह बिहेव करने लग जाता है, जैसे कि वो सलाइवेशन करने लग जाता है बहुत ज़्यादा, और उसकी टंग हमेशा बाहर रहने लग जाती है। ठीक है, और वो हर एक पर्सन को आसपास जिसको भी देखता है उसको काटने को दौड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे साइंस है जिससे हमें पता चलता है कि उस डॉग को रेबीज है। अगर उस डॉग ने वो किसी पर्सन को काट लिया तो वो जो लीजा वायरस की स्पीशीज है वो इस पर्सन के अंदर चले जाएगी और इस पर्सन को भी रेबीज हो जाएगा। और रेबीज जो है वो एक ऐसी डिजीज है जो अगर बहुत ही ज्यादा स्टेज पर पहुंच जाए तो इसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। इस टाइम पे इस डिजीज होने की वजह से इस पर्सन को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब है इसको पानी से डर लगने लगता है। और दूसरी बात, ये जो वायरस है इसके न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में जाके अफेक्ट करता है। दैट मीन्स ये थोड़ा सा एक तरह से पागल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ सिम्टम्स है जो कि जिससे हमें पता चलता है कि इस पर्सन को रेबीज हो गया है। अब इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए कि जो भी डॉग बाइट्स हैं उनकी वजह से जो रेबीज फैल रहा है, तो एक एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो इसके साथ मिलकर इस एक्शन प्लान को लॉन्च किया है। अब रेबीज के रिगार्डिंग हम यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि 99% डॉग बाइट्स की वजह से ह्यूमंस को वायरस होता है। दैट मीन्स अगर किसी डॉग ने किसी पर्सन को बाइट कर लिया है तो उसमें से जो 99% केसेस होंगे उसकी वजह से डॉग से पर्सन के अंदर रेबीज फैल जाएगा। और ये जो वायरस होता है बहुत ही ज़्यादा फेटल होता है। दैट मीन्स ये एक तरह से मरने वाली कंडीशन तक ले आता है। और लेकिन ये जो डिजीज़ है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे जिनके पास भी डॉग्स हैं वो उनको वैक्सीन लगवाएं एक तरह से। ठीक है, जो भी रेबीज वायरस है उसके अगेंस्ट बहुत सारी वैक्सीन आई हुई हैं, अलग अलग नाम से वैक्सीन होती हैं। तो ये एक तरह से हर एक डॉग जो है वो रेबीज वैक्सीनेटेड होना चाहिए। दूसरी बात,
अगर आपको अपने आसपास लगे कि किसी भी डॉग का जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सलाइवेशन कर रहा है, तो आप इस चीज़ को रिपोर्ट भी कर सकते हो। इवन ये भी देखा गया है कि हर एक 10 मिनट में रेबीज़ की वजह से और डॉग बाइट से जो रेबीज़ फैल रहा है उसकी वजह से 10 मिनट में एक डेथ हो रही है, और इसमें से जो 40% यंगर चिल्ड्रंस हैं जो कि 15 साल से कम की उम्र के हैं। तो आपने ये कुछ चीज़ें रेबीज़ के बारे में याद रखनी है। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, जिनके पास भी डॉग्स वगैरह हैं तो उनको वैक्सीनेशन करवा के लाइए। इवन जो भी पर्सन को लगे कि हाँ किसी डॉग ने उसको बाइट किया है तो वो जाकर फटाफट से जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ताकि वो स्टेज ना आ पाए जिस टाइम पे ये जो डिजीज़ है बहुत ही ज़्यादा फेटल हो जाए। तो आपने ये कुछ चीज़ें याद रखनी है रेबीज़ के बारे में। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जो है, जिसने ये एक्शन प्लान को लॉन्च किया है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। 1963 में बना था, और ये जो सेंटर है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग देखरेख करता है? जो भी आपकी डिजीजेज फैल रही हैं उसके रिगार्डिंग रिसर्च वगैरह करता है, और उसको कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग ये काम करता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है डीजी सक्षम प्लेटफॉर्म। डीजी सक्षम प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो भी लेबर क्लास है वो यहाँ पर डिजिटली आ सकती है, और यहाँ पर उनको स्किल्स प्रोवाइड करी जाएंगी। आपको पता ही होगा कि आजकल के टाइम में जिसके पास जितनी ज़्यादा स्किल्स होती है उसकी अर्निंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होती है। जिसके पास कम स्किल्स होती हैं, मतलब वो सिर्फ लेबर वर्क ही कर सकता है, जो भी उसको काम किया गया है वो ही कर सकता है, तो उसकी वजह से जो अर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जिसके पास जितनी स्किल्स हैं, अब तो उस चीज़ को यहाँ पर लोगों के अंदर इम्बाइब करने के लिए ये एक डीजी सक्षम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग इन डिजिटल स्किल्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? जो भी जॉब सीकर्स हैं, कहाँ के? सेमी अर्बन एरियाज के, दैट मीन्स जो ना ही पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज के हैं ना ही रूरल एरियाज के हैं, जो उनके बीच के एरियाज के जो लोग हैं उन पर यहाँ पर कंसंट्रेट किया जाएगा। और ये जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कौन कर रहा है? मॉडल करियर सेंटर एंड नेशनल करियर सर्विसेज सेंटर। अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पर इनको डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करी जा रही हैं, जैसे एससीज हो गए या फिर एसटीज हो गए ऑल ओवर इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन को लॉन्च किया गया है। वो देखो, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन है क्या? ये एक ऐसा फंड है जिसके अंदर बहुत अलग अलग जगह से पैसे डाले जाते हैं। अब ये सिर्फ चिल्ड्रन के बारे में ही देखरेख करेगा। कैसे? जो भी बच्चे हैं जिन्होंने कोविड के टाइम्स में अपने माँ बाप को खो दिया है, या कोविड की वजह से उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, तो उनके लिए ये पीएम केयर्स फंड को बनाया गया है। इस फंड में होगा क्या? अब इस फंड में जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, तो उनको एक तो मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब जब भी वो 18 साल के होंगे तो उनको 18 साल के बाद से उनको मंथली कुछ ना कुछ कैश वगैरह दिया जाएगा, स्टाइपेंड किया जाएगा उनको। देन इज जब वो 23 साल के होंगे तो उनके अकाउंट में 10 लाख रुपया या फिर उनको 10 लाख रुपया इस फंड से दिया जाएगा। इस 10 लाख रुपया का वो करेंगे क्या? उन्होंने अगर कोई भी चीज़ करनी है, फॉर एग्जांपल कोई स्टडीज़ के रिगार्डिंग हो गया, या फिर उन्होंने अगर कोई भी बिजनेस करना है, तो वो उस चीज़ के लिए ये पैसे को यूज़ कर सकते हैं। उनको फ्री ऑफ एजुकेशन दी जाएगी। देन इज उनको हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी जो कि आयुष्मान भारत के अंडर आती है। आयुष्मान भारत के अंडर हम इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम पर्सन को 5 लाख की इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, और सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए, और वो हॉस्पिटल में जाके चेकअप वगैरह करवा सकता है, और उसमें जो भी खर्चा आएगा वो ये स्कीम उठाती है। अब ये जो आयुष्मान भारत वाला हेल्थ इंश्योरेंस है वो 18 साल तक के बच्चों को दिया जाएगा जिसने भी कोविड के टाइम्स में अपने पेरेंट्स को खोया है, या फिर इसके अंदर ऑर्फन चिल्ड्रंस को भी इंक्लूड किया गया है। इसमें कुछ और भी चीजें करी जाएंगी, जैसे उनको एजुकेशन लोन दिया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए। तो ये सब चीजें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन में से, इस फंड में से ये सारा पैसा उन बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है गुड समरितन स्कीम। गुड समरितन स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने लॉन्च की है। ये स्कीम किस चीज के रिगार्डिंग है, एक बार पहले देख लो कि जो भी लोग जिनका एक्सीडेंट होता है,
अब उनका एक गोल्डन आवर होता है जिनके अंदर अगर उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए तो वो लोग बच सकते हैं, लेकिन जो आसपास वाले लोग हैं उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाने से डरते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पुलिस की इंक्वायरियां होती हैं, उनको कोर्ट में केसेस वगैरह की सुनवाई वगैरह के लिए जाना पड़ता है ना, तो उनको एक तरह से वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक टाइप शेड्यूल हो जाता है उनका। तो इस चीज से बचने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है गुड स्मृतन स्कीम। इस स्कीम के द्वारा जिन लोगों का भी एक्सीडेंट हुआ है, अगर उनके गोल्डन आवर पीरियड में, मतलब जिस टाइम पे वो बच सकते हैं उसके एक्सीडेंट होने के 1-2 घंटे तक, ठीक है, जिस टाइम पे वो बच सकते हैं, अगर उस टाइम में उन लोगों को आसपास वाले लोगों ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया तो उनको कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा कि हाँ आप इनको उनके गोल्डन आवर में यहां तक लेकर आए हैं। दूसरी बात, उनको कोई भी क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी से प्रोटेक्ट किया जाएगा, मतलब उनके ऊपर कोई भी ऐसा केस वगैरह एक तरह से नहीं होगा, ठीक है। उनके ऊपर कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस की डिमांड नहीं होगी कि मतलब कई बार ऐसे शक हो जाता है ना कि क्या पता इसी पर्सन ने ये एक्सीडेंट वगैरह करवाया हो, तो उनकी कोई डिटेंशन नहीं होगी उनकी। देन इज उनके ऊपर कोई कंपलसरी नहीं है कि वो अपनी पर्सनल और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो एक तरह से शेयर कर सकें, ठीक है। जो भी उनके ऊपर ट्रायल हो रहा है वो एक ही बारी में हो जाएगा, एक ही बारी में जो पूछताछ है उनसे हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या चीज को इंप्रूव करने के लिए है, जो भी रोड एक्सीडेंट द्वारा जो लोग मर रहे हैं उस चीज को रिड्यूस करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि दिल्ली ने एक स्कीम लॉन्च करी है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है तेजस्विनी। ये एक वुमेन सेंट्रिक सेफ्टी इनिशिएटिव है। दैट मीन्स जो दिल्ली के अंदर आसपास वाली जो जितनी भी वुमेन्स हैं उनको एक तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए ये तेजस्विनी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। अब इस इनिशिएटिव में होगा क्या, देखो जुलाई 10, 2021 को ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव के अंदर जितने भी वुमेन बीट स्टाफ है, मतलब जितने भी यू कैन से फीमेल कांस्टेबल्स वगैरह हो गए हैं ना, तो जितने भी वुमेन कांस्टेबल्स वगैरह हो गए वो आसपास वाली जितनी भी वुमेन्स हैं उनके साथ एक तरह से सेशन कंडक्ट करेंगे, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पे आने जाने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई तंग तो नहीं कर रहा, तो इस सारी चीज के रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी को ध्यान रखते हुए जो वुमेन कांस्टेबल्स हैं, जो पुलिस वाले जो फीमेल्स हैं, वो इनके साथ इंटरेक्शन करेगी ताकि हम वुमेन सेफ्टी को ज्यादा से ज्यादा इंश्योर कर सकें। तो ये किसने लॉन्च करी है, तेजस्विनी इनिशिएटिव दिल्ली यूटी ने लॉन्च करी है, आपने ये चीज याद रखनी है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि कौन सी मिनिस्ट्री ने नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग एब्यूज़ को लॉन्च किया है। देखो ये एक ऐसा फंड है जो कि ड्रग के एब्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होगा। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने इसको लॉन्च किया है। कौन से एक्ट के तहत लॉन्च किया है, तो एक आपका एनडीपीएस एक्ट है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। 1985 में ये एक्ट आया था, लेकिन इसके अंदर जो फंड है वो अभी रिसेंटली बनाया गया है। तो होता क्या था, जिनके पास भी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग होती थी उनको एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर काउंट किया जाता था। लेकिन अब इस फंड के अंदर से जो पैसा है वो किस पर्पस के लिए यूज होएगा, पहली बात तो इसके अंदर 23 करोड़ रुपए मेंटेन किए गए हैं। दूसरी बात, इसमें जो पैसा है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन या पर्सन यहाँ पर डाल सकता है। तीसरी बात, इस फंड में से जो पैसा है वो किस चीज के लिए यूटिलाइज किया गया जाएगा, जो भी ऐसे बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं जो ड्रग के एडिक्ट हो चुके हैं बहुत ज्यादा, उनको उस चीज से निकालने के लिए इस फंड में से पैसा यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पर्सन्स कॉट विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल कैन बी डायरेक्टेड टू रिहैब। पहले उनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस होता था और उनको जेल में डाल दिया जाता था, लेकिन अब उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए जो पैसा यूज होगा वो इस फंड से आएगा। आपने ये चीज याद रखनी है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको गवर्नमेंट स्कीम्स, अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स समझ में आई होगी। आपने ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो बचे हुए करंट अफेयर्स हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। कीप रिवाइजिंग एंड गुड लक।